नमस्कार, मैं सचिन कुमार। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। शुरू कर लेते हैं अभी के हेडलाइन से। धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में आगे बढ़ रहा प्रधानमंत्री मोदी का रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का सिद्धांत। प्लास्टिक कूड़े से निर्मित की जा रही विभिन्न चीजें। केदारनाथ में थमा चुनाव प्रचार का शोर। 20 नवंबर को होगी वोटिंग। मैदान में 6 प्रत्याशी, भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दावा, केदारनाथ से पीएम मोदी का लगाव और प्रदेश में धामी द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर जनता जिताएगी चुनाव। कांग्रेस का बड़ा आरोप, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, धन और बल के दम पर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, मगर केदारनाथ की जनता सिखाएगी सबक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत ऋषिकेश नगर निगम ने प्लास्टिक कूड़े का प्रबंधन कर नगर निकायों के सामने एक उदाहरण पेश किया है। प्लास्टिक कूड़े को न सिर्फ सफलतापूर्वक एकत्रित कर रहा है, बल्कि इसे रिसाइकल कर फिर कई तरह से इस्तेमाल भी कर रहा है। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी कर कहा कि सभी निकायों को प्लास्टिक कूड़ा निस्तारण की ठोस व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा निकायों के स्तर पर कई नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ जगह क्यूआर कोड के जरिए भी प्लास्टिक की वापसी की जा रही है। सरकार इस दिशा में बेहतर काम करने वाले निकायों का पुरस्कृत भी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कूड़ा प्रबंधन हमारे शहरी जीवन के सामने एक चुनौती बनकर उभर रहा है। तीर्थ नगरी के साथ ही राफ्टिंग, कैंपिंग का प्रमुख केंद्र होने के कारण ऋषिकेश में वर्ष भर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ भाड़ लगी रहती है। इस कारण यहाँ प्लास्टिक कूड़ा का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण काम है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के जोर शोर का प्रचार प्रसार 18 नवंबर की शाम 5 बजे थम चुका है। इसके बाद प्रत्याशियों के किसी भी तरह की रैलियां, जनसभा और शक्ति प्रदर्शन पर रोक लग चुकी है। प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर जनता से वोट की अपील कर सकते हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 44,919 पुरुष और 45,956 महिलाएं मतदाता शामिल हैं, जबकि 1,092 दिव्यांग और 641 मतदाता 85 साल से अधिक उम्र के हैं। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 2,441 है। भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्तराखंड क्रांति दल से डॉक्टर आशुतोष भंडारी और निर्दलीय के तौर पर त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूढ़िया लेकर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार थम गया है। बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना लगातार जारी रहा। केदारनाथ चुनाव के दंगल के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने केदारनाथ में आई आपदा की बात को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया, जिसको लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करती है। उन्होंने कहा, जिस समय केदारनाथ धाम में आपदा आई थी उस समय सूबे के मुख्यमंत्री पहले आदमी थे जो आपदा का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम से विशेष लगाव है, जिसकी वजह से आज केदार घाटी को पूरी तरह से विकसित किया जा चुका है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस का आपदा के मुद्दे को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन केदारनाथ की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। मामला केदारनाथ उपचुनाव का है, जहां पर बीते दिनों भाजपा नेता की गाड़ी में अवैध शराब पकड़ी गई थी। इसी मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने को अब कमजोर समझने लगी है। उसे लग गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब धन, बल, साड़ी, शराब बांटने लग गई है जनता में। ना मुद्दे रहे हैं ना काम, अब जनता को पिला रहे हैं जाम। उन्होंने कहा कि अब की बार बाबा केदारनाथ भाजपा को उसकी करनी का फल अवश्य देंगे। देखिए, आपदा की अगर वो बात करें, कांग्रेसी लोग बात करें तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। आपदा उनके समय पे जो आपदा आई थी उन्होंने किस प्रकार से काम किया,
वहाँ की जनता भूली नहीं है। और लगातार प्रधानमंत्री के आवागमन के बाद केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, वहाँ की जनता उसको स्वीकार करती है। लेकिन कांग्रेस को आदत बन गई है, पहले भी कह रहे थे एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन जनता ने कहा नहीं बीजेपी अच्छी है, बीजेपी पे वोट लगाने। आज भी वही सोचकर बैठे हुए हैं वो, कि हम तो बैठे बैठाए जीत जाएंगे। उत्तराखंड शासन में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली बैठकों में आने से परहेज कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मुख्य सचिव कार्यकाल में निर्देश जारी होने के बावजूद सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ अफसरों को समीक्षा बैठकों में भेज रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सचिव स्तर के सीनियर आईएएस अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए दोबारा ऐसी गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का मुखिया होने के बावजूद नौकरशाह मुख्य सचिव की बैठकों को ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए अब मुख्य सचिव ने शासन में सचिवों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए समीक्षा बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। और सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मैंने कहा कि सरकारी तंत्र का, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता बल का पूरा दबाव प्रशासन पर है और एक मिली भगत है, गठजोड़ है। ये चाहते थे कि हम इन प्रकार इस चुनाव को जीतना चाहते थे और सब हथकंडे बेकार साबित हुए। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस उपचुनाव में प्रचार खत्म होने तक कांग्रेस के दिग्गजों ने भी खूब प्रचार किया। हरीश रावत कई दिन से केदारनाथ में डेरा डाले हुए थे। उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा राज्य में यात्रा भी गड़बड़ा गई, कानून व्यवस्था चौपट पड़ गई, पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अब बाबा केदारनाथ की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बम्पर वोटों से जिताएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर काशीपुर में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अडानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में लगी हुई है। इससे पूर्व गरीब तबके के लोगों को भाजपा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर परेशान किया था। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता 2 माह का बिल जमा करते थे, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमानी के चलते उपभोक्ताओं पर 1 महीने के अंदर बिल जमा करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार अब गरीबों के पेट पर लात मारते हुए प्रीपेड मीटर गरीबों के ऊपर थोपने का कार्य कर रही है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अगर सरकार काशीपुर क्षेत्र में प्रीपेड मीटर लगाएगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहिए। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना है। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं और एक ढकोसला किया है। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका। ओलंपिक महासंघ की केंद्रीय जीटीसीसी टीम ने मनोज सरकार स्टेडियम का दौरा किया। यहां एक खेलों के तैयारियों की जमीनी हकीकत से कमेटी रूबरू हुई। साइकिलिंग ट्रैक, मल्टीपर्पज हॉल आदि के निर्माण और गुणवत्ता की बाबत कमेटी ने कंपटीशन डायरेक्टर से टेक्निकल रिपोर्ट तलब की है। ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह के साथ ओलंपिक महासंघ की गेम्स के टेक्निकल कंडक्ट कमेटी अध्यक्ष सुनैना कुमारी और सदस्य दिग्विजय सिंह, रविंद्र चौधरी संग मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची। यहां सबसे पहले मल्टीपर्पज हॉल होने वाले हैंडबॉल और बास्केटबॉल की तैयारियों को देखा। कमेटी ने यहां लाइटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से करने को निर्देश दिए। कहा कि लाइट ऐसी लगाई जाए जिससे खेल के दौरान खिलाड़ियों के आंख पर सीधी रोशनी ना पड़े। इसके बाद कमेटी 23 करोड़ की लागत से बने वेलोड्रम पहुंची। यहां साइकिलिंग ट्रैक का विधिवत निरीक्षण किया। कमेटी की अध्यक्ष सुनैना ने कहा कि राष्ट्रीय खेल का लाभ उत्तराखंड और रुद्रपुर को वेलोड्रम आदि से मिला है, इससे प्रतिभाएं निखरेंगी।
निश्चित रूप से पूरे शहर को इससे फ़र्क पड़ रहा है। विशेषकर अगर दवाओं की बात की जाए तो दवाएं जो मरीज की उपलब्धता के हिसाब से तुरंत ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास 9 या 10 बजे तक पहुंच जाती थी। आज का आराम यह है कि 4 या 5 बजे शाम तक मिलती है, और वो पीरियड एक ऐसा होता है कि दूरस्थ इलाकों से आया हुआ आदमी 2 बजे तक हर हाल में घर को लौट जाता है, तो उसको दोबारा एक खर्चा फिर वहन करके नेक्स्ट डे फिर आना पड़ता है दवा के लिए। वाया रानीखेत गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं, जिससे कि एक तो खर्चा बढ़ रहा है, व्यापारियों को खर्चा बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ हमारी लेट हो रही हैं। जो गाड़ी सुबह 5 बजे 6 बजे आती है वो आजकल 12-1 बजे तक आ रही हैं, और उसके बाद भी यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो कीमतों में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि किराया जो है 1.5 गुना बढ़ जाएगा इतने लंबे रूट से आने में। क्वारम पुल को बंद हुए 2 दिन हुए हैं, पूर्ण तरीके से यातायात प्रभावित हो गया है, व्यापार प्रभावित हो गया है, हमारा टूरिज्म बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा है। और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लें कि करना क्या है। गांधी पार्क से पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से ग्रेन्यूल्स ग्रीन हार्टफुलनेस रन का आयोजन फिट इंडिया युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा हार्टफुलनेस संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। यह मैराथन दौड़ 1 किलोमीटर एवं 3 किलोमीटर की थी, जो 2 श्रेणियों जिसमें 7 वर्ष से 73 वर्ष की आयु वर्ग के सभी इच्छुक बहनों एवं भाइयों के लिए पूर्णतः निःशुल्क थी। इस आयोजन में रुद्रपुर के 17 विद्यालयों से लगभग 350 छात्र छात्राओं एवं 3 औद्योगिक संस्थानों के 150 लोगों की सहभागिता रही। दौड़ का शुभारंभ विधायक शिव अरोड़ा, मुख्य अतिथि मनोज कत्याल के द्वारा प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं इस संकल्प के साथ सभी प्रतिभागियों को पौधे बांटे गए कि हम पर्यावरण को बेहतर व जीवन जीने के अनुकूल बना सके। वहीं आए अतिथियों द्वारा भी गांधी पार्क में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बेहतर बनाने का संदेश दिया। जो हार्टफुलनेस एक कार्यक्रम है उसके तहत, और जो भारत सरकार का एक फिट इंडिया मूवमेंट है उसके तहत एक ग्रीन रन का आयोजन किया गया है, जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है सभी के लिए अलार्मिंग है, और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है, और जितना हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे, इससे बच्चों में जागरूकता आएगी। आपको पता है फिट इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके सपोर्ट से, और एक हार्टफुलनेस एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के काम कर रहा है शहर में। उन दोनों के सहयोग से एक सुंदर सा आयोजन आज किया गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, जेंट्स भी हैं, एडल्ट्स भी हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आज इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, एक हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हार्टफुलनेस, जो मुख्यतः आध्यात्मिकता, ध्यान और इन सब को लेकर जो हमारी बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है, हमारी वेदों की, हमारी धर्म की, उसको आने वाली युवा पीढ़ी को देने के लिए कि कैसे ध्यान करें, कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े, कैसे ईश्वर से जुड़े, और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन कैसे रखें। खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा तथा नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी की साथ ही उन्होंने काम बंद हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली। सफाई कर्मचारियों ने पीएफ कटौती को उनके खाते में जमा करने, 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने, इनकम टैक्स रिटर्न करने, राज्य कर्मचारी घोषित करने, ढांचे के अनुरूप कर्मचारी तैनात किए जाने, वाल्मीकि बस्तियों का सौंदर्यीकरण करने, मृतक आश्रितों को सेवा में लेने, ओवर टाइम की व्यवस्था लागू करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने तथा पुराने तहसील में आवास बनाकर सफाई कर्मचारियों को आवंटित किए जाने सहित 2 दर्जन मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है तथा नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी की है। वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौड़व ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 6 माह से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग 6 माह से अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते चले आए, बराबर अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इन्होंने कटौती कर ली, लगभग 3 साल तक कटौती करते चले आ रहे हैं।
और वो कटौती खातों में जमा न करके नगर पालिका ने अपने पास रखी है, जिससे कर्मचारियों का ब्याज का नुकसान हो रहा है। नगर पालिका के परिसीमन के बाद जो क्षेत्र बड़ा है वो शासनादेश के अनुरूप उसमें जो हम स्वच्छ कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से लगभग जियो के हिसाब से 48 और स्वच्छ कर्मचारी हमें चाहिए। अल्मोड़ा NH हाईवे क्वारब पर दरक रही पहाड़ी से सड़क मार्ग बाधित होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बाजार पर पड़ने लगा है। अल्मोड़ा शहर के व्यापारी ट्रांसपोर्ट की किल्लत के साथ महंगाई बढ़ने के आसार हैं, जिसमें राशन, सब्जी, दवाइयां व अन्य होटल व्यवसाय और विवाह का सीजन होने से लोग परेशान हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है। विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण माल भाड़ा बढ़ चुका है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। वहीं मेडिकल स्टोर में दवाइयां नियत से नहीं मिल पा रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि पिछले 1.5 माह से क्वारब पर पहाड़ी दरक रही है। मार्ग बाधित होने के कारण आम जनता परेशान है। जनता का कहना है कि सरकार को नियत समय में इस मार्ग का ट्रीटमेंट कर जनता को राहत देनी चाहिए। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में ICU शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं को देखने के लिए SDM सदर हरिगिरी और CMO संजय जैन पहुंचे। उन्होंने ICU के साथ अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। राजधानी देहरादून के SDM सदर हरिगिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नज़र घुमाई। खासतौर पर उन्होंने 16 नवंबर को से चालू हुए ICU वार्ड को देखा। ICU में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। ICU में भर्ती 5 मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। मौके पर पंजीकरण के लिए लग रही लाइन को देखकर उन्होंने पंजीकरण की व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए भी कहा। सर, आज किस लिए यहाँ पे आना हुआ और क्या क्या आपने किया है? चूँकि विगत माह में DM सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक ICU का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो ICU है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए DM सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल ICU था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया है ICU, तो ICU किस तरह से काम कर रहा है। बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों ने करोड़ों रुपए जमा करके वापस नहीं लौटने का आरोप लगाया है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक और एजेंट दोनों परेशान हैं। 1 दर्जन से अधिक ग्राहकों ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर संस्था पर कानूनी कार्रवाई करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीरों के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र के दर्जनों लोग आज इकट्ठे होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस को अलग अलग 1 दर्जन से अधिक तहरीर दी। तहरीर में लोगों ने बताया कि उन्होंने 4 से 5 साल पहले बोरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड संस्था में अपनी रकम जमा करनी शुरू की। जमा रकम पर अधिक ब्याज देने का दावा संस्था की ओर से किया गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद ब्याज तो दूर जमा की गई रकम भी वापस नहीं मिल रही है। लोगों ने संस्था के डायरेक्टर पर दबाव बनाया तो उन्होंने श्यामपुर में खोले गए ऑफिस को भी बंद कर दिया है। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। दर्जन भर से अधिक तहरीर भी मिली है। शिकायत पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कांडाखाल उडियाड़ी 3 पत्ती में प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम स्थल 3 पत्ती तिराहा में पहुंचने पर क्षेत्रवासियों द्वारा ढोल दमाऊं एवं फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया तथा शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जी की बटालियन से आए मेजर रणदीप सिंह, सूबेदार गुड्डू सिंह, नायक आशीष नेगी, लैंस नायक सचिन का प्रमुख राणा द्वारा शॉल ओढ़ा एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह के परिवारजनों को उनकी माताजी प्यारी देवी, धर्मपत्नी रेखा देवी तथा परिवारजनों को शॉल ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण से स्वागत किया गया। इस मौके पर सूबेदार गुड्डू सिंह ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यह शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह की जन्मभूमि है और इस अवसर पर हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने संबोधन में प्रमुख राणा ने कहा कि इस पार्क के निर्माण से शहीदों की हमेशा यादगार बनी रहेगी। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत शहीद स्वतंत्र सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया गया और वो हमेशा हमारे दिलों में याद रहेंगे और उस क्षेत्र के उस चौक को शहीद स्वतंत्र सिंह के नाम से जाना जाएगा।
हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जोशी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए उसे पैसे देने की धमकी दी थी। पत्र में यह कहा गया था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम्हें और परिवार के किसी सदस्य को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों की मदद ली। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी अरुण कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी थानपुर, डावड़ी थाना फेजगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। उस एरिया के आसपास के सीसीटीवी देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरभ जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया में रील का खुमार इतना छाया है कि वह सोशल मीडिया में वीडियो बनाने करने के चक्कर में सारे नियम कानून कायदे ताक पर रख रहे हैं। इसमें युवा ही नहीं, युवतियां भी काफ़ी आगे हैं। पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रील बनाने के चक्कर में कहीं फायरिंग तो कहीं सड़क पर अर्धनग्न होकर बाइक स्टंट करने के कई मामले आ गए हैं। पुलिस अधिकारियों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया आकर्षित करता है। यही वजह है कि वह इसमें छाए रहने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, जिसमें वह नियम कायदे कानून को भी नहीं देखते और बाद में इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि युवाओं को यह समझना होगा कि यह एक काल्पनिक दुनिया है जिसके लिए वह वास्तविक जीवन को दांव पर लगा देते हैं। इसलिए लोगों को समझने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाना चाहिए, ना कि दुरुपयोग कर किसी को आहत करना या नियम कायदे कानून को तोड़ना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स है, काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्धनग्न या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर प्रचार थम गया है। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार को कांग्रेस के नेताओं ने ही पसंद नहीं किया और गणेश गोदियाल और हरीश रावत के अलावा कोई प्रचार के लिए नजर नहीं आया। चौहान ने कांग्रेस संगठन के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से भाजपा संगठन ने पूरी तरह से इस चुनाव में काम किया, चाहे मंत्री हो या फिर संगठन से जुड़े पदाधिकारी, सभी वैसे ही दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का संगठन यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आया है। साथ ही जब हम बात करते हैं उनके 2 नेताओं की जिसमें हरीश और गणेश गोदियाल शामिल हैं, तो गणेश गोदियाल तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वह अपने लिए ही यहाँ पर वोट मांग रहे हैं और अपनी ही ज़मीन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत के तो मनोज रावत चेले हैं और वह इसी वजह से उनके लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई मंत्री हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सभी कार्यकर्ता के नाते जो है काम करते हैं। और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 20 विधायक हैं, उनके प्रदेश के कई नेतागण हैं, उनको भी किसी ने मना नहीं किया चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन स्पष्ट बात ये जो सबके सामने आ चुकी है कि जब तक उनके जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो कैंडिडेट जिनको वो लड़ाना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन बीजेपी लगातार इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बिल्कुल साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी समझाता हूँ, केदारनाथ की जनता ने भाजपा को जिताने के लिए अपना मन बना लिया है और निश्चित तौर पर जीत आसान नौटियाल की ही होगी, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर मेहनत की है और प्रचार के वक्त लगातार बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है केदारनाथ में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। क्या स्थिति अगर हम देखें यहाँ पर किस तरह से है और कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केदारनाथ विधानसभा उत्तराखंड की 80 विधानसभा बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी,
जो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है। और जिस प्रकार का मातृ शक्ति का जो ज्वार आशा जी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का समर्थन दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री की 3 सभाओं से, इसका जवाब भी कांग्रेस के लोगों को मिल चुका है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए भाजपा की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ में विकास के कई कीर्तिमान रच रही है, साथ ही वहां की संस्कृति व परंपरा को भी एक ध्वजवाहक के रूप में बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता पदाधिकारी सनातन विरोधी कृत्य कर रहा है। वह लगातार केदारनाथ को बदनाम करने की और सनातन विरोधी साजिश रच रहा है, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। के सदस्य की गाड़ी में ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है और इसके लिए हमने वहां के जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनसे उसी समय जब ये विषय आया था तो हमने उनको जांच के लिए बोला है। अब जांच का विषय, जांच को आने दीजिए। सर वो गाड़ी जाओ वहां पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया। हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। शहर की सड़कों पर रात के जश्न के बाद रफ्तार की जंग पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकारी मशीनरी अब सभी स्तर पर कार्रवाई कर रही है। दून में कोई भी बार रात 11 बजे के बाद ना खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तत्कालीन आबकारी आयुक्त के अगस्त 2024 के आदेश के क्रम में होटल हयात को 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित रात 11 बजे के बाद बार खोलने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे में 6 युवक युवतियों के जान गंवाने के बाद देर रात बेकाबू जश्न पर अंकुश लगाने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए। रात 11 बजे के बाद खुले 3 बार का लाइसेंस जिलाधिकारी आदेश पर 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि 2 महीने पहले ही इसमें आबकारी कमीशन की तरफ से आदेश दिए गए थे। चार्ज लेने के बाद जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया तो डीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये बात सत्य है कि एक्साइज कमिश्नर से अगस्त के लास्ट वीक में स्वीकृति आ गई थी। जब सितंबर में कार्यकाल ग्रहण करने के उपरांत 2 महीने के बाद ही पत्रावली प्रस्तुत हुई और ये विषय संज्ञान में आया कि इस तरह की एक्साइज कमिश्नर से अप्रूवल जिले में आई हुई है। उस बाबत शो कोज नोटिस दिया गया है डीईओ को उसी समय जिस समय पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। उसमें विलंब का कारण पूछा गया है और कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गई है और वो कारण। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।